अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है, जिसमें हम पेपर 2 यानी कि 12 दिसंबर 2017 का आफ्टरनून सेशन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये इस पेपर की 5th पार्ट की वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 101 है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। एक प्रोवर्ब दिया गया है हमें और उसके मीनिंग वाला कौन सा ऑप्शन है ये हमें निकालना है। प्रोवर्ब है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मैनी cooks spoil the broth। क्वेश्चन नंबर 101 है ये एक प्रोवर्ब है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ यानी कि शोरबा या शिरवा या सालन जिसे हम कहते हैं। टू मैनी कुक्स यानी कि पकाने वाले। अगर पकाने वाले बहुत ज़्यादा हो तो शोरबा ख़राब हो जाता है। इस तरह से लफ्ज़ी तर्जुमा निकलता है इसका। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अफराद अपना अलग अलग दिमाग लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काम ख़राब हो जाता है। इस तरह से इस का मीनिंग निकलता है। ऑप्शन राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इफ़ मैनी पीपल वर्क इन कोलैबोरेशन देन द एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज फ्लॉलेस। अगर बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को करते हैं तो एंड प्रोडक्ट यानी कि नतीजा जो होता है वो फ्लॉलेस होता है। फ्लॉलेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी गलती या किसी मनफी चीज से पाक हो। अगर बहुत ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो नतीजा किसी बुराई के जैसा नहीं होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो ये वाला मतलब तो नहीं निकलेगा। सेकेंड है, इन ऑर्डर टू मेक डिलीशियस फूड मैनी हाईली स्किल्ड कुक्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब हो रहा है कि मज़ेदार खाना, जायकादार खाना बनाने के लिए हाईली स्किल्ड, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार कुक्स की ज़रूरत होती है। ये भी नहीं होगा। सी है, when there are too many people involved in trying to do the same thing the final result will not be good। अगर किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक साथ मिलते हैं तो फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये मैच करता है। डी ऑप्शन देखते हैं, कुकिंग शुड बी डन बाय अ सिंगल पर्सन विथ अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन। कुकिंग जो है वो खाना पकाना सिर्फ एक ही आदमी को करना चाहिए पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। तो सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। व्हेन देयर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग द फाइनल रिजल्ट विल नॉट बी गुड। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। उर्दू में इसके लिए एक सेम वही मीनिंग निकलता है। एक कहावत है, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। मतलब 2 मुल्ला अगर एक जगह आते हैं तो दोनों अलग अलग फतवा देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गी खाना हराम हो जाता है। इस तरह से मीनिंग है ये। सेम एग्जैक्ट मीनिंग वाली कहावत है उर्दू जबान में। ये था सवाल नंबर 101। सवाल नंबर 102 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। खालील पैकी अशुद्ध वाक्य कौन थे। अशुद्ध वाक्य मतलब गलत जुमला हमें निकालना है। तो पुरुष आहे, ती स्त्री आहे, ते एकत्र आहेत, त्या मुली आहेत। पहला वाला तो यानी कि वो लड़का। मुजक्कर के लिए तो यूज होता है मराठी में। सिंगल के लिए, वाहिद के लिए तो पुरुष आहे। राइट सेंटेंस है ती यानी कि वो मोनस सिंगुलर। स्त्री आहे, ये भी राइट है।
ते एकत्र आहेत, ते यानी के वो सब एकत्र आहेत। अब आहे पहले आ रहा था क्योंकि सिंगल पर्सन थे, आहेत आया है क्यों, क्योंकि ते है, तो ये भी राइट सेंटेंस है। त्या मुली आहे, ये वाला जो सेंटेंस है ये रॉन्ग सेंटेंस है। त्या जो है ये प्लूरल पर्सन है, एक से ज्यादा फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है ये। त्या मुली, यहां पर तो राइट है, आहे नहीं होगा, आहेत होगा। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन रहेगा, मतलब के गलत जुमला रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 103। सवाल नंबर 103 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करके औरत ने कहा, ये मेरी बहू के देवर का बाप है। आदमी का औरत से क्या रिश्ता है? ट्रांसलेशन की वजह से सवाल थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसलिए सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम। तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करके औरत ने कहा, ये मेरी बहू के देवर का बाप है। आदमी का औरत से क्या रिश्ता है? मेरी बहू यानी कि मेरे बेटे की बीवी, उसका देवर यानी कि उसके शौहर का छोटा भाई जो कि मेरा ही बेटा होगा, और देवर का बाप यानी कि जो लेडी है उसका शौहर होगा। तो इस तरह से शौहर वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहां पर। इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 103 है, फीमेल है, फीमेल की बहू यानी कि डॉटर इन लॉ है। इसका देवर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके हस्बैंड को कंसीडर करना पड़ेगा। इसके हस्बैंड को मान लीजिए हम बी से कंसीडर करते हैं। इसका देवर, डी का देवर यानी कि इसके हस्बैंड का छोटा भाई होगा, तो छोटे भाई के लिए हम इक्वल लेकर यंगर ब्रदर के लिए वाई यूज कर लेंगे। तो इस तरह से वाई यहां पर आ जाएगा। अब इसका बाप यानी कि मेल, इस तरह से यूज कर लेंगे हम। फीमेल है, मेल इसका बाप हो गया। तो ये जो होंगे ये दोनों मियां बीवी हो जाएंगे, यानी कि आदमी जो है वो औरत का शौहर है। ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन शौहर दिया गया है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 104। एक फर्द जमीन के मुकाबले चांद की सतह पर ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चांद जो है उसकी सुखली कशिश जमीन की सुखली कशिश के मुकाबले में बहुत कम है। इसीलिए चांद के ऊपर कोई भी चीज अपने आप को, कोई भी चीज या शख्स अपने आप को हल्का महसूस करेगी, वेटलेसनेस आता है उसके अंदर। तो और यही रीजन है कि छलांग जितनी कुव्वत से जमीन पर लगाएगा उतनी ही कुव्वत से अगर चांद पर लगाएगा तो वहां पर ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा बमुकाबले जमीन के। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चांद की सतह खुरदरी है, बी है चांद में कोई फिजा नहीं है, सी है चांद में मौजूद सखालत की वजह से इसकी सरहद जमीन से कम होती है, और डी है चांद जमीन से ठंडा होता है। तो सखालत यानी कि कशिश सुखल के बारे में ऑप्शन जो है वो सी है, इसलिए सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 105। रियाजी का सवाल है, सिंपल सा सवाल है। जजर में एक इबारत दी गई है, उसकी कीमत निकालना है हमें। जजर 484 बटे 289। अब इसको सेपरेट जजर कर लेंगे हम। जजर 484 बटे जजर 289। 484 जजर में है, मतलब इसका जजर लेना पड़ेगा। 484 का जजरुल मुरब्बा जो होता है वो 22 होता है, और 289 का जजरुल मुरब्बा 17 होता है। तो इस तरह से 22 बटे 17 आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 106। 15,876 के
मुरब्बई जज़र में यानी कि जज़रुल मुरब्बे में इकाई के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा? सवाल नंबर 106 है ये, 15,876। अब यहां पर देखिए, इकाई के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा इस अदद के जज़रुल मुरब्बे में। इस अदद का जज़रुल मुरब्बा जब हम देखेंगे तो इकाई के मुकाम को ही लेंगे। ऐसा कौन सा हिंसा होता है जिसके मुरब्बे में 6 आता है, ये देखना पड़ेगा हमें। 6 यहां पर इकाई के मुकाम पर है, इसलिए तो 6 ऐसा हिंसा है जिसके मुरब्बे में इकाई के मुकाम पर 6 ही आता है। 6 छंग 36 होता है, इसलिए 15,876 के जज़रुल मुरब्बे में भी इकाई के मुकाम पर 6 का ही हिंसा होगा। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन रहेगा इसका। सवाल नंबर 107 है, उस्ताद का सबसे अहम काम क्या है? तरतीब को बरकरार रखना, ऑर्डर बरकरार रखना, बुनियादी उन्वान को अलग करना, सब्जेक्ट मैटर मतलब जो सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसको अलग करना, मसला हल करने की तकनीक सिखाना और तालिब इल्म की तरक्की की रहनुमाई करना। इसके अंदर से जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टीचर इज टू, उस्ताद का सबसे अहम क्या है, काम क्या है? तालिब इल्म की तरक्की की रहनुमाई करना है, मतलब उसके अंदर तरक्की को हमवार करना है। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा। 108 नंबर का क्वेश्चन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मुबहम सवाल है, इसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इस सवाल को हम ओमिट करेंगे। अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। सवाल नंबर 109। सवाल नंबर 109 में इबारती सूरत दी गई, एक इबारत दी गई है, रियाजियाती इबारत, उसकी कीमत निकालना है हमें। 109 243 बटे 32 की क़ुव्वत 1/5। 1 यानी कि ये जज़र होता है, 1 यानी कि जज़र होता है, तो ये हो जाएगा 5वां जज़र 243 बटे 32 का। अब यहां पर 5वां जज़र यानी कि ऐसे हमें ऐसा अदद निकालना होगा जिसे 5 बार ज़रब करने पर 243 आता है और 5 बार ज़रब करने पर 32 आता है। 5वां जज़र 243 का और 5वां जज़र 32 का। 2 को 5 बार ज़रब करने से 32 आता है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 का 5वां जज़र होगा 2 और 3 को 5 बार ज़रब करने से 243 आता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो इस तरह से 3/2 ये कीमत होगी। अब 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 3 का आधा हिस्सा यानी कि 1.5 होगा। तो इस तरह से जो आंसर रहेगा वो 1.5 ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 110 में हमसे पूछा है, मोनिका 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक मखसूस फासला तय करती है और फिर 32 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इब्तिदाई मुकाम तक आती है। पूरे सफर के लिए मोनिका की औसत रफ्तार मालूम कीजिए। सिंपल सा सवाल है ये। 2 रफ्तारें दी गई है, औसत रफ्तार निकालना है हमें। 2 रफ्तारें दी जाए और उसकी औसत रफ्तार निकालना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। सवाल नंबर है ये 110। 2 रफ्तारें दी जाए तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या है? 2ab बटे a जमा b। अब a जो है ये
पहली रफ्तार होगी, यहाँ पर पहली रफ्तार दी गई है 48 किलोमीटर फी घंटा, 48 किलोमीटर पर आवर। बी जो है ये दूसरी रफ्तार है जो कि दी गई है 32 किलोमीटर फी घंटा, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 48 ज़रब 32 बटे 48 जमा 32। सॉल्व करेंगे इसको अब हम। 2 ज़रब 48 ज़रब 32 को ऐसे ही रहने देंगे। जल्दी सॉल्व करने के लिए नीचे की जमा कर लेंगे। 48 और 32 होता है 80। अब यहाँ पर ऊपर पूरे ज़रब में है तो यहाँ से हम कटिंग कर सकते हैं, इसलिए कटिंग कर लेंगे हम। 2 एकन 2 चौक 8 सिफर का सिफर, ये दोनों कट होंगे। फिर 48 और 32 8 छंग 48, 8 पंजे 40। 5 और 32 को कैंसिल कर देंगे। 5 एकन 5, 5 छंग 30, अशारिया 2 बचता है, 2 के आगे सिफर लगेगा तो बन जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6.4, यानी कि ऊपर सिर्फ 6 ज़रब 6.4 बच रहा है। 6 ज़रब 6.4 को हल करेंगे हम। 6 चौक 24 का 4, हासिल है 2, 6 चंग 36 और 2 38, 38.4 किलोमीटर फी घंटा ये औसत रफ्तार होगी। अब यहाँ पर जवाब में दिया गया है 36, 40, 45, इनमें से कोई नहीं, तो नन ऑफ दीज, कोई नहीं का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ये था सवाल नंबर 110। सवाल नंबर 111, उम्र का कौन सा ग्रुप एक शेरख्वार बच्चे होने के ज्यादा करीब है? मतलब शेरख्वार की उम्र से करीब कौन सा उम्र का ग्रुप है? शेरख्वार यानी कि दूध पीने वाला बच्चा। 0 से 1 साल, 3 से 6 साल, 2 से 4 साल, 4 से 5 साल। 0 से 1 साल ये जो है ये शेरख्वार बच्चे से नजदीक है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 112, आउल्स हाइड out of the given options choose the most appropriate one to fill in the blank। ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस है owls dash in the daytime। अब जुमला पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि उल्लू की एक आदत के बारे में या फितरत के बारे में बयान की जा रही है। उल्लू की आदत और फितरत क्या होती है कि वो दिन के टाइम पर सोता है। इंग्लिश में उसे ऐसे कहते हैं कि उल्लू दिन के टाइम पर छुपता है। हाइड का वर्ब यूज किया जाता है। किसी भी शख्स की फितरत आदत को बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इसलिए 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हैज, हाइड, हैव हाइड, हैज हिड, ये तीनों नहीं होंगे, ए वाला होगा। आउल्स हाइड इन द डे टाइम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर हाइड्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउल्स दिया गया है, यानी कि प्लूरल दिया गया है। प्लूरल दिया जाए तो मेन वर्ब के साथ में एस नहीं लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर सिर्फ आउल देता था, उल्लू दिन के वक्त सोता है, ऐसे देता था तो हाइड्स लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर आउल्स दिया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए हाइड लेंगे हम। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 113, वो मुतबादिल मुंतखिब करे जो दिए गए 2 बयानात के मुताबिक है लेकिन अकेले एक बयान से नहीं। नीचे 2 बयानात दिए गए हैं, हमें ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो दोनों बयान को सेटिस्फाई करता है और दोनों बयान के साथ में जस्टिस करता है। सिर्फ एक के साथ में जस्टिस करता है वो वाला मुतबादिल नहीं चलेगा, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन निकालना होगा हमें। अब यहाँ पर जुमले क्या दिए गए हैं देखिए, सभी अक्लमंद मर्द हैं, कुछ अक्लमंद पागल है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सेट के फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा
आसानी से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है सभी अक्लमंद मर्द हैं, यानी कि मर्द ये जो है ये बड़ा वाला सेट है और अक्लमंद छोटा वाला सेट है। सभी अक्लमंद मर्द है, तो मर्द जो है ये बड़ा वाला सेट है और अक्लमंद जो है ये छोटा वाला सेट है। नाउ अब आगे बोल रहा है कुछ अक्लमंद पागल है। अब ये जितने भी अक्लमंद है इसमें कुछ ऐसे हैं जो पागल भी है, तो उसके लिए सेट जो आएगा वो उसके अंदर ही रहेगा, पागल का सेट। तो इस तरह से ये सेट वाइज बनेगा। अब यहां पर ऑप्शन हमको बोल रहा है पहला वाला, कुछ मर्द पागल है। ये मर्द जो है कुछ मर्द पागल है, कुछ मर्द अक्लमंद है और कुछ अक्लमंद पागल है, यानी कि कुछ मर्द पागल होंगे। ये ए वाला राइट है। दूसरा है नो मैन कोई मर्द पागल नहीं है। कोई भी मर्द पागल नहीं है। अभी ए जो बोला हमने उसका ही अपोजिट बोल रहा है ये, तो ये रॉन्ग होगा। ऑल मैन आर इनसेंट, सभी मर्द पागल है। सबके सब मर्द पागल नहीं है, तो ये भी गलत होगा। डी है नन ऑफ दी अबव, डी है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो ए वाला ऑप्शन राइट है, इसलिए हम ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 114। सवाल नंबर 114 में हिंदुस्तान में जुवेनाइल उम्र क्या है, बलूगत की उम्र क्या है, ये पूछा जा रहा है। हिंदुस्तान में बलूगत की उम्र जो होती है वो 18 साल की होती है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 115, choose the word which is opposite in the meaning to the given word. Amalgamate, इस वर्ड के अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमें निकालना है। अमलगमेट मानी के जमा होना, एक जगह पर आ जाना। सो इसका अपोजिट निकालेंगे हम। वर्ड्स दिए गए हैं आइसोलेट, आइसोलेट यानी अलहदा करना होता है या अलहदा होना। कलेक्ट जमा करना, गैदर जमा होना, असेंबल इसका भी मतलब होता है एक जगह जमा करना या जमा होना। तो एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आइसोलेट आ रहा है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 116। Out of the given words, out of the given 4 words, only one is not spelled correctly. Find the word that is not correctly spelled. एक जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग है। कौन सी रॉन्ग स्पेलिंग है वो हमें ढूंढ कर निकालना है। सवाल नंबर 116 पहला वाला है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यही वर्ड गलत दिया है। एम्पलीफायर की जो मीनिंग होती है वो स्पेलिंग होती है वो एम्पलीफायर इस तरह से होती है। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रहेगा इसका, यानी कि गलत मीनिंग वाला वर्ड रहेगा। अगले जो वर्ड दिए गए हैं वो इस तरह से है अकॉर्डियन। इनके मीनिंग्स देख लेंगे हम। अमेच्योर और तीसरा वाला वर्ड है एथियस्ट। अकॉर्डियन ये एक किस्म का म्यूसिकी का आला है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये वायलिन या गिटार के जैसे होता है ये। अमेच्योर यानी कि किसी चीज का शौक रखना, शौकीन को अमेच्योर कहेंगे। एथियस्ट यानी कि ऐसा शख्स जो किसी मजहब को ना मानता हो, मुल्हिद जिसे कहते हैं। यह है सवाल नंबर 116। सवाल नंबर 117 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। 117 के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। 40 तलबा की एक कतार में आर दाएं जानिब से 5वें मुकाम पर है। आर और डी के दरमियान 10 तलबा हैं। कतार के बाएं जानिब से डी का मुकाम क्या होगा।
सवाल में हमें क्या बोल रहा है, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, आर के दाएं जानिब कतार में आर दाएं जानिब से 5वें मुकाम पर है, यानी कि राइट साइड से 5वें मुकाम पर आर है। सवाल नंबर है ये, 5वें मुकाम से राइट से 5वें मुकाम पर 1 2 3 4 एंड 5 यहां पर आर है, यानी कि आर के राइट में 4 लोग हैं। अगला बोल रहा है हमें आर और डी के दरमियान 10 तलबा है, आर और डी के दरमियान 10 तलबा है। अब इस साइड में तो नहीं आ सकता है, इस साइड में ही होगा डी, क्योंकि यहां पर सिर्फ 4 तलबा है, तो यहां पर 10 तलबा होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने तलबा है। फिर डी है, यहां पर डी है, तो ये हो गए 10 तलबा। क्वेश्चन में बोल रहा है आगे हमें कतार के बाएं जानिब से डी का मुकाम क्या होगा। कतार के बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड से डी का मुकाम क्या होगा, इस तरफ से। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 है, ये 4 हो गए, आर तक मान लीजिए 5 हो गए, फिर डी तक 10 हो गए, फिर डी 1 हो गया, और डी के आगे पूरे 40 हो गए, तो 10 और 5 15 यहां तक हुए। अब डी को मिलाकर इधर साइड में जितने भी है वो कितने हैं, 40 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 40 है, इसलिए 40 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 25। लेफ्ट साइड से अगर गिनते हुए आते हैं हम, तो डी की पोजीशन जो होगी वो 25वें मुकाम पर होगी। 25वें मुकाम से फिर यहां पर 10, ये हो गए 35, और आर को मिलाकर ये 5, ये हो गए 40। तो इस तरह से 25th पोजीशन होगी। ऑप्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 118, डावलने या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। डावलने, डावलने का मीनिंग होता है पसेपुष्ट डालना, यानी कि नजरअंदाज करना। किसी चीज को नजरअंदाज करना, खारिज करना। इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड निकालना है हमें। दुर्लक्षने, दुर्लक्ष करने यानी कि ध्यान ना देना। वगड़ने, वगड़ने यानी कि छोड़ देना। डच्चू देना, डच्चू देने यानी कि छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना। और सामवने, सामवने यानी कि शामिल करना। अब डावलने यानी कि छोड़ देना, खारिज कर देना, तो इसका अपोजिट होगा सामवने यानी कि शामिल करना। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 119। सवाल नंबर 119 में हुर्फी सिलसिले दिए गए हैं, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। इन हुर्फी सिलसिले में से जो बेजोड़ है वो निकालना है हमें। 119 ओ पी क्यू एस टी यू, ये हुर्फी सिलसिले का सवाल है। हुर्फी सिलसिले के सवाल में हमें पता है कि हुरूफ के नंबर के हिसाब से सॉल्व किया जाता है इन्हें, तो उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इसको। ओ पी क्यू एस टी यू, अगर इस ऑप्शन में देखें हम तो ओ का जो मुकाम होता है वो 15 होता है, पी का मुकाम 16 होता है, क्यू का मुकाम 17 होता है, एस का मुकाम 19 होता है, टी का मुकाम 20 होता है, यू का मुकाम 21 होता है। सो 15 16 17 19 20 21 इस तरह से ये आ रहा है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन अगर देखते हैं हम, बी ऑप्शन है ए बी सी ई एफ जी। ए है पहले नंबर पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथा है, फिर ई है पांचवा,
एफ है छठा, जी है सातवां, 1 2 3 5 6 7, एक छोड़कर आगे है। नेक्स्ट सी है एच आई जे, एच आई जे। एच का जो मुकाम है वो 8वां है, आई 9वां है, जे 10वां है, 8वां 9वां 10वां। डी ऑप्शन है टी यू वी, टी यू वी डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू नहीं है यहाँ पर, एक्स है, एक्स वाई जेड। टी जो है वो 20 नंबर पर है, 21 पे यू है, 22 पे वी है। एक्स जो है वो 24 नंबर के मुकाम पर है, y 25 और सबसे लास्ट यानी कि z 26 है। तो यहाँ पर देखिए 20 21 22 23 हटकर 24 25 26, एक मुकाम हटकर है 24 25 26। उसी तरह से 1 2 3 4 हटकर 5 6 7 है, फिर 15 16 17 18 छोड़कर 19 20 21 है। सी वाले ऑप्शन में 8 9 10 फिर 8 9 10 यानी कि रिपीट हो रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑड मैन आउट रहेगा, ऑड वन आउट रहेगा, यानी कि बिलोंग नहीं करेगा, बेजोड़ है इस ग्रुप से। सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 120। निस्बत के जरिए सॉल्व करना है। 9 और 3 की जो निस्बत है वही निस्बत 15 से किसके साथ में होगी। अब 9 और 3, 3 तिया 9 होता है, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9 होता है। तो इसलिए हमें ऐसा अदद ढूंढना होगा जिसे 3 से ज़रब करने पर 15 हासिल होता है। तो 5 को 3 से ज़रब करने पर 15 हासिल होता है, इसलिए यहां पर 5 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 121। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है सवाल। राहुल जुनूब की सिमत चलना शुरू करता है और 7 मीटर तक चलता है। अब वो बाएं जानिब मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। वो दोबारा बाएं जानिब मुड़कर 15 मीटर चलता है और मुकाम पी पर पहुंचता है। राहुल शुरुआती मुकाम से किस सिमत में वाक़ है। राहुल एक मुकाम से चलना स्टार्ट करता है और 2 बार टर्न लेता है और पी पॉइंट पर पहुंचता है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट था उसके हिसाब से पी पॉइंट किस डायरेक्शन में है ये हमें सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसको हम। क्वेश्चन में हमको बोला है कि राहुल जुनूब की सिमत चलना शुरू करता है। पहले हम जुनूब शुमाल वगैरह लगा लेंगे। यह है जुनूब, यह है शुमाल, यह है मगरिब और यह है मशरिक। राहुल क्या कर रहा है, जुनूब की सिमत में चलना शुरू कर रहा है। तो राहुल का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए यहां पर है। जुनूब की सिमत में उसने चलना स्टार्ट किया और कितना पैदल चला, 7 मीटर चला। सो यहां पर पहुंचा, लगा लीजिए वो, ये 7 मीटर का डिस्टेंस जुनूब में। अब वो बाएं जानिब मुड़ता है, बाएं जानिब यानी कि लेफ्ट में मुड़ता है। जब राहुल इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है मतलब ये वाला साइड उसका लेफ्ट साइड है और ये वाला साइड उसका राइट साइड है। तो वो यहां पर टर्न करेगा और यहां टर्न करके कितना चलेगा, अब वो बाएं जानिब मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। तो इस तरह से यहां पर आएगा, वो 6 मीटर ट्रैवल करेगा। अब यहां पर देखिए ये साइड उसका लेफ्ट साइड होगा और ये साइड उसका राइट साइड होगा। वो दोबारा बाएं जानिब मुड़कर 15 मीटर चलता है। वापस से वो मुड़ता है और सेम डायरेक्शन में मुड़ता है, मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलेगा तो 7 से अप्रोक्सीमेटली डबल, उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रैवल करेगा। मतलब ये 3 इतना और इतना।
तो यहां पर जो होगा वो पी मुकाम होगा। ये आया उसने 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके। पी मुकाम पर पहुंचता है। राहुल शुरुआती मुकाम से किस सिमत में वाक़ है? राहुल शुरुआती मुकाम से किस सिमत में वाक़ है, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस ले लेंगे यहाँ पर। अब ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये क्या होता है, शुमाल मशरिक। ये शुमाल है, ये मगरिब है, ये मशरिक है और ये जुनूब है। तो ये जो है ये शुमाल मशरिक है, नॉर्थ ईस्ट। बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर 123, द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, जमीन की सबसे मोटी तह डैश है। जमीन के अंदरूनी हिस्से से मुतालिक सवाल है ये, और उसकी सबसे मोटी तह किसे कहा जाता है, मतलब कौन सी है, ये हमसे पूछ रहा है। मेंटल जो है वो ज़मीन की सबसे मोटी तह होती है, उर्दू में इसे वस्ती खौल कहा जाता है। अब यहाँ पर तर्जुमा नहीं दिया गया है, मेंटल डायरेक्ट बोला गया है, तो इंग्लिश के वर्ड भी इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है। ये जो है ये स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र की 8th स्टैंडर्ड की बुक में मौजूद है। मेंटल यानी कि वस्ती खौल, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 124, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव वॉइस हमें सिलेक्ट करना है। द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा वो निकालना है हमें। क्वेश्चन है 124, द असाइनमेंट had not been completed by me। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी आ रहा है और ये जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के टाइम पर ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर आएगा, उल्टा होता है। तो मी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, वो हो जाएगा आई, और द असाइनमेंट ये सबसे लास्ट में चला जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर, द असाइनमेंट। बाकी बचता है हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए आई हैड नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, कंप्लीटेड। बिल्कुल इसी तरह से होगा जवाब, आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है। आई हैव नॉट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हैड का हेल्पिंग वर्ब यूज है क्वेश्चन में। सेकेंड बी वाला राइट है। सी वाला आई हैड नॉट बीन कंप्लीटेड द असाइनमेंट। बी और सी में सिर्फ बीन का फर्क आ रहा है, एक्टिव वॉइस में हम बीन यूज नहीं करते हैं, इसलिए सी नहीं होगा। द असाइनमेंट वॉज नॉट कंप्लीट बाय मी, सो वॉज नॉट कंप्लीट बाय मी। कंप्लीट आ रहा है, कंप्लीटेड नहीं आ रहा है, ये एक बात हो गई। और हमें एक्टिव वॉइस निकालना है, ना कि पैसिव वॉइस। डी वाला ऑप्शन बेसिकली पैसिव वॉइस है, इसलिए ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो कि कुछ मुबहम सा सवाल है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सो ये क्वेश्चन ओमिट हो रहा है। ये था लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 6 करेंगे, यानी कि सवाल नंबर 126 से लेकर 150 तक सॉल्व करेंगे।